नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 30 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट न्यूज को अपन डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता शूटिंग का एक वर्ल्ड कप चल रहा है, ISSF, है ना। कहाँ पे चल रहा है? चीन के हांगजो में, है ना। चीन के हांगजो में चल रहा है ISSF का वर्ल्ड कप 2026 का, है ना। 2026 का इंडिया ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और इंडिया के खाते में आए 2 मेडल, है ना। पढ़ते हैं किस किस ने जीता है। सबसे पहला जो मेडल है ईसा सिंह ने जीता है। ठीक है, 25 मीटर की पिस्टल जो स्पर्धा होती है उसमें ईसा सिंह ने क्या जीता है? गोल्ड जीता। ठीक है, इससे पहले म्यूनिक वाले वर्ल्ड कप में भी विश्व रिकॉर्ड ईसा सिंह बना चुकी है। ये न्यूज़ भी हमने पढ़ी थी, आपको याद आ रहा होगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर। उन्होंने भी इसमें क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है, राइट। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये जो 2 सफलताएं हैं किसमें? ISSF जो वर्ल्ड कप है 2026 का, जो कि आयोजित कहाँ पे हो रहा है? चीन के हांगजो प्रांत में आयोजित हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब एक वर्ड है न्यूज में, ब्लू स्टैगलर। ब्लू स्टैगलर बेसिकली स्टार होते हैं, लेकिन किस तरह के स्टार? स्टार यानी तारे, है ना। तारे होते हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह के तारे होते हैं। ये जो तारे होते हैं उम्र के हिसाब से ज़्यादा युवा, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, है ना। ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। तो इसका रीज़न समझते हैं कि ये चमकीले क्यों दिखाई देते हैं। ये तारे क्या करते हैं? दूसरे तारे के पदार्थ खींचकर नई ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए तारा ओल्ड होने लगता है, जब ओल्ड होता है तो थोड़ी सी इसकी जो लाइट है वो डिम होने लगती है। जब ये ब्लू स्टेगलर जिस तरह के तारे होते हैं कि ये दूसरा जो साइड में तारा है इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर दोबारा खुद युवा हो जाते हैं। युवा का मतलब ज़्यादा चमकीले हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और कई बार तो 2 तारों का आपस में विलय से भी ये चमकदार बन जाता है। अभी क्या हुआ है, वैज्ञानिकों ने एक ब्लू स्टेगलर के साथ एक छोटे से ब्राउन ड्वार्फ को भी खोजा है, जिससे तारों के निर्माण को समझने में बेसिकली मदद मिलेगी, है ना। ये जो साइन बोर्ड आपके इधर लगा हुआ है इसके बारे में हम आने वाली न्यूज में बात करेंगे, है ना। देखिए, आपको पता है हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व के समय सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी बेसिकली, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे खुदाई होती रही तो पता चला कि ना केवल सिंधु नदी बल्कि इसके अलावा भी इंडिया में एक बहुत बड़े स्केल पे ये सभ्यता फैली हुई थी। तो जब इंडिया की बात की जाती है तो हमारे यहाँ आपको पता है बात होती है कालीबंगा की। ठीक है, उसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा लोथल की बात होती है ना। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? धोलावीरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कल्चरल जो मिनिस्ट्री है उसने ये शाइन बोर्ड जो है जिसकी फोटो अपन ने यहाँ लगा रखी है इसको शेयर किया था सोशल मीडिया पे, अपनी साइट पे। क्या है ये साइन बोर्ड? बेसिकली ये वो साइन बोर्ड है जो कि धोलावीरा के अंदर खुदाई में मिला है। ठीक है, इसमें 10 चिन्ह है। ठीक है, अगर आप काउंट भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये 10 चिन्ह है। किसके ऊपर? लकड़ी के टुकड़े पे बने हुए, लकड़ी के टुकड़े पे बने हुए। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, यानी नहीं समझ में आता कि इन चिन्हों से उनका क्या मतलब था। और चिन्हों से मतलब होता है, साइन बोर्ड का मतलब होता है कि किसी ना किसी पब्लिक प्लेस पे इन्होंने लगाया था इंडिकेशन के लिए। यानी कि ये जो साइन बोर्ड पे जो चिन्ह है इनका मतलब भी बहुत कॉमन रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हम इस लिपि को जो है पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, इसमें जो अक्षर होते हैं, जैसे हम अगर बात करें इंग्लिश की तो इसमें 26 लेटर होते हैं, बट इस जो लिपि में लगभग 250 से लेकर 350 तक जो है चिन्ह इस लिपि में देखे गए हैं और अभी तक इसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है ना। तो धोलावीरा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल तो आपका यहीं क्लियर हो गया, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि यस पूछा जाएगा कि जो साइन बोर्ड है वो कहाँ पे मिला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है धोलावीरा में मिला है, राइट। और देखते हैं धोलावीरा में क्या क्या मिला है। ठीक है, 4000 वर्ष पुराना साइन बोर्ड मिला था और संस्कृति मंत्रालय ने जो है धोलावीरा के इस प्रसिद्ध साइन बोर्ड को जो शेयर किया, अभी तो दोबारा ये न्यूज़ में आ गया। ठीक है, उत्तरी प्रवेश द्वार के पास में मिला था। ठीक है,
इससे समझ आता है कि सार्वजनिक दृश्यता के लिए यानी कि लोगों को इंटीमेशन के लिए इसको स्थापित किया गया होगा, राइट। लिपि जो है, सिंधु लिपि के 10 बड़े प्रतीक लकड़ी के पट्टे पे अंकित थे, उसके बारे में हमने बात कर ली। और विश्व के सबसे पुराने साइन बोर्ड में से एक है धोलावीरा का ये साइन बोर्ड। आगे बात करते हैं धोलावीरा कहाँ पे। देखिए, जो आपका कच्छ जिला है गुजरात का, कच्छ जिले के खादिर बेट द्वीप पर ये जो धोलावीरा है ये स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सिंधु घाटी के 5 जो बड़े नगर थे उनमें से एक हमारा धोलावीरा था, ठीक है। विकास कब 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 के बीच में कहीं रहा होगा। और प्रवर्ती हड़प्पा काल यानी कि जो उत्तरी हड़प्पा काल है उसमें बेसिकली धोलावीरा एक उनमें से एक नगर था। क्या विशेषताएं? सबसे पहली बात, 2021 में यूनेस्को स्थल का दर्जा धोलावीरा को दे दिया था। यूनेस्को स्थल का दर्जा 2021 में मिल गया था। एक बात ये आपको याद रखनी है। नगरीय जो नियोजन था ये भी उन्नत था, ठीक है। विशाल जलाशय बने हुए थे, परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली थी, ठीक है। एक बड़ा स्टेडियम मिला है यहाँ पे, ठीक है, स्टेडियम मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित कर दिया। साइन बोर्ड में सिंधु लिपि के 10 प्रतीक मिले हैं। तो ये तमाम बातें जो आपको धोलावीरा के बारे में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हर बार सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो स्थल है उनसे सवाल पूछा जाता है। तो आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ स्पोर्ट्स की थी और स्पोर्ट्स के लिए हमने डिस्कस किया था। और ये प्लान किया था कि हम जो है लास्टली जब एक बार ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा, जब सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, सारे मेडल्स टैली हो जाएंगे, तब अपन एक साथ पढ़ लेंगे राजस्थान के पर्सपेक्टिव से भी। तो अभी जो है न्यूज़ ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने जो है आपके स्टैटिक एग्जाम में छतरियाँ हैं आपके कल्चर में, और अभी सामने आपका एग्जाम भी है सीईटी का, तो उसमें भी आपको सीधा फ़ायदा इनका मिलेगा। तो ये छोटा सा सेगमेंट जो है ये ऐड कर दिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मूसी महारानी की जो छतरी है कहाँ पे है, अलवर में है, ठीक है। 80 खंबे हैं मूसी महारानी की छतरी में, ठीक है। कहाँ अवस्थित है? अलवर में। किसने बनाया था? विनय सिंह ने अपनी रानी मूसी की याद में बनाया था, इसीलिए कि इसका नामकरण भी क्या हो गया? मूसी रानी की छतरी हो गया, ठीक है। इस छतरी में जो है भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य का सुंदर मिश्रण है। देखिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य क्या है। जब इस्लाम भारत में आया, इस्लाम के भारत में आने से पहले भी आपको पता है भारत के राजा रहे हैं, ठीक है। 2500 में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता रही, उसके बाद में मौर्य काल रहा, गुप्त काल रहा, तो उस समय भी स्थापत्य था। तो वो क्या शैली थी? भारतीय शैली थी। क्या थी? भारतीय शैली थी। फिर अरब से मुस्लिम आए, ठीक है, सल्तनत काल वाले और बाद वाले। तो उन्होंने भी क्या किया? जस्ट सेकेंड, ठीक है, एक मिनट। तो सल्तनत काल में जब बाकी लोग आए तो वो अपने साथ अपनी एक मुस्लिम शैली लेके आए, ठीक है, जिसको बोला जाता है इस्लामिक स्थापत्य, ठीक है। जब वो इस्लामिक स्थापत्य लेके आए तो दोनों की कुछ चीजें इसकी कुछ चीजें इसकी कॉमन बन के क्या बन गया? इंडो इस्लामिक शैली उसको बोला जाता है। तो बेसिकली उसमें बनी हुई है। अंदर श्री कृष्ण की, राम सीता लक्ष्मण की छवियां चित्रित है, और महाराजा बख्तावर सिंह जो कि विनय सिंह जी के कौन थे? पिताजी थे। इनके जीवन के जो चित्रण है वो भी इस मूसी महारानी की छतरी में मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की है, कहाँ पे? अलवर में। उसके बाद 84 खंभों की एक छतरी मिलती है, वो कहाँ मिलती है? बूंदी में। ये किसने बनाई थी? महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने बनाई थी। एक प्रिय जो इनका सेवादार था उसकी स्मृति में बनाई। यहाँ पे हिरण, हाथी और अप्सराओं की जो कलात्मक नक्काशी है वो यहाँ पे दर्ज की हुई है, राइट। कहाँ पे अवस्थित है? कोटा बूंदी मार्ग पर जो देवपुरा गांव है, देवपुरा गांव के पास में ये जो आपकी 84 खंभों की जो छतरी है वो अवस्थित है। फिर एक छतरी है आगे जसवंतड़ा जिसको बोला जाता है, कहाँ पे है? जोधपुर। जसवंत के नाम से आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह गाँव हुए थे जोधपुर में। 19वीं सदी के अंत में सफेद संगमरमर से निर्मित है। जसवंत सिंह जो द्वितीय हैं उनको समर्पित है। निर्माण इसका सरदार सिंह ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान का ताजमहल इसको बोला जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के एकदम समीप स्थित है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, ठीक है। कभी आप जोधपुर जाएंगे तो आप घूम के आना यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे फिर बात करते हैं जयपुर के स्थापत्य की। तो ईसरलाट जो है वो जयपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है? जयपुर का त्रिपोलिया जो गेट है उसके निकट है। 60 फीट ऊंची मीनार है। इसको स्वर्ग भेदी यानी कि इसकी हाइट की वजह से इसको स्वर्ग भेदी मीनार बोला जाता है, ठीक है। कब निर्माण हुआ था? 1749 ईस्वी में ईश्वरी सिंह ने एक शानदार विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। लास्टली ईश्वरी सिंह वहीं से कूद के आत्महत्या करके मर भी गए थे, ठीक है। उसकी एक लंबी कहानी है। मराठों ने
बहुत परेशान किया उनको, ठीक है। झगड़ा हो गया था, युद्ध लड़ लिया था, तो युद्ध का हर्जाना मांगने हर दूसरे दिन आ जाते थे मराठा। परेशान होकर ईश्वरी सिंह ने बोला कि छोड़ो यार, ये जीवन सब मिथ्या है और चलते हैं। तो इस तरह से निकल लिए थे ईश्वरी सिंह जी, लेकिन उससे पहले जो ईसरलाट है, सरगासुली भी जिसको बोला जाता है, उसका निर्माण उन्होंने करवा दिया था। फिर चुरू का धर्म स्तूप है, ठीक है। सद्भाव, सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है ये। सर्वहितकारिणी जो सभा थी, जब आप 1901 के बाद का जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि सर्वहितकारिणी सभा का क्या रोल था प्रजामंडल में और किस तरह जो है चुरू में गतिविधियाँ हो रही थी। लाल घंटाघर भी इसको बोला जाता है, तो चुरू का धर्म स्तूप आपको पढ़ना है। 84 खंभों की छतरी हमने बूंदी में पढ़ ली। 32 खंभों की छतरी जो है भीलवाड़ा में है, 8 खंभों की बांडोली में है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल बन सकते हैं वो सारी हमने पढ़ ली छतरियाँ, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। कहाँ पे है आपको बताने की जरूरत नहीं, अजमेर में, ठीक है। राजस्थान का सबसे ज़्यादा चर्चित और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला स्मारक है, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्यों है? क्योंकि एक संस्कृत पाठशाला थी, उसके ऊपर जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा बेसिकली एक मस्जिद का रूप देके बना दिया था। कब बना था? विग्रह चतुर्थ के काल में एक संस्कृत पाठशाला थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ के वास्तुकार अबू बकर के निर्देशन में मस्जिद बनवा दी। सॉरी, जब मस्जिद बना दी तो पीर पंजाब शाह का उर्स जो है वो यहाँ पे चलने लग गया। हिंदू स्मारकों में परिवर्तन के बाद के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन शुरुआती समय का ये सबसे पहला एग्जाम्पल था। हिंदू होने के प्रमाण क्या है? इस अढ़ाई दिन के झोपड़े में देखिए, यहाँ स्तंभों पे कलश बने हुए हैं, फूल पत्तियां बनी हुई है, योगासन में शिव की प्रतिमा, शिवलिंग आज भी यहाँ पे है, चारों तरफ से चतुर्भुजाकार है, मीनारों के छतरी है, पाठशाला का स्वरूप है आज भी, और मस्जिद के स्तंभों में पूर्व स्मारक के स्तंभों का उपयोग अभी भी है। यानी कि इसके जो प्रतीक चिन्ह है वो अभी भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये कोई मस्जिद नहीं थी, ये एक हिंदू पाठशाला थी, जहाँ पे जो है मस्जिद बनाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्या क्या और था यहाँ पे देखिए, संस्कृत और प्राकृत में अभिलेख मिले हैं 6। राजपूताना संग्रहालय अजमेर में सुरक्षित है अभी। सोमदेव जो ललित विग्रहराज नाटक का रचयिता था, उसके अंश जो है इसकी दीवारों पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और विग्रह चतुर का खुद का हरिकेली जो नाटक है, उसके भी चित्र जो है, उसके श्लोक जो है इसकी दीवारों पे अंकित थे। किरातार अर्जुनियम जो है उसके काव्य अंश भी यहाँ पे अंकित है। तो ये तमाम जो बातें इस तरह की है जो ये शो करती है कि हाँ, वहाँ पे संस्कृत पाठशाला थी, और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसे बाकी बाबरी मस्जिद और ये तमाम धीरे धीरे आने वाले समय में हिंदू मंदिरों की जगह जो मस्जिदें बनाई गई, उसी तरह इन्होंने जो यहाँ पे किया। अब अपन हल्की सी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, अभी जो जैन जी का आंदोलन हुआ ना, उसको जैन जी आंदोलन भी बोला जाता है, जी या जेड बोला जाता है ना, जैन जी आंदोलन। क्या हुआ था बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। देखिए, हमने उस दिन बात कर ली थी कि नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है, वहाँ तक। और उसके बाद चलो सीजेपी एक पार्टी जैसा कुछ बनता है, बेसिकली पार्टी नहीं, एक सोशल मीडिया अकाउंट ही बनता है, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, और ये जाके जंतर मंतर पे बैठ जाते हैं, ठीक है, जंतर मंतर पे बैठ जाते हैं, और क्या घोषणा करते हैं? एक शांतिपूर्ण आंदोलन की घोषणा करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल ठीक बात है, कोई इशू नहीं है, शांतिपूर्ण आंदोलन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो सबका राइट है, और इसी आर्टिकल में हम यही समझेंगे कि कौन सा आर्टिकल हमें इस बात के लिए परमिशन देता है हमारे संविधान का कि आप अपनी अच्छे से आप किसी भी बात का विरोध कर सकते हो, क्या आज़ादी आपको संविधान के द्वारा मिली हुई है। लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट बढ़ता है, कुछ अनसोशियल जो एलिमेंट है वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं, और वो लोग हिंसा को भड़काते हैं। और आपको पता है, फिर पुलिस को जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रति हिंसा करनी पड़ती है, यानी कि उन्होंने भी फिर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वो सारी चीज़। तो आपके मन में ऐसे आ रहा होगा कि क्या यार, क्या पुलिस अपनी जगह सही है? क्या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है? क्या वो लोग जो बहुत ही बेकार भाषा का प्रयोग करके जो है सरकार को अपशब्द बोल रहे हैं, क्या वो अपनी जगह ठीक है? ये तमाम मुद्दे अपन इस आर्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, असहमति का जो सम्मान है वो लोकतंत्र की असली पहचान है। असहमति का मतलब कि आप यूं इस फोटो से समझिए, ये इतने लोग एक बात को मानने वाले हैं, मान लीजिए ना, और ये जो दो लोग हैं ये इन
सारे लोगों से एग्री नहीं करते, कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक एक्स वाई जेड, है ना, ये एग्री नहीं करते, तो क्या होना चाहिए, इन लोगों को इन दोनों की ओपिनियन का रेस्पेक्ट करना चाहिए और इनको अपनी बात रखने का पूरा हक क्या है, मिलना चाहिए। तब भी रियल मायने में क्या है, डेमोक्रेसी है ना, हर व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र हर 5 वर्ष में मतदान करने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक बार मतदान कर दिया 5 साल तक और बात खत्म हो गई, जी नहीं। नागरिकों को सरकार की नीतियों पे किसी भी समय प्रश्न उठाने, आलोचना करने, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार होता है। यदि इस असहमति को आप दबा देंगे तो लोकतंत्र का जो प्रमुख उद्देश्य है, लोकतंत्र जिस जिस मकसद के लिए हमने लोकतंत्र की स्थापना करी है, वही समाप्त हो जाएगा। ठीक बात है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र जो है बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि अल्पमत और असहमति का सम्मान भी उसका नाम है, यानी कि हर व्यक्ति की असहमति को दर्ज किया जाना चाहिए। अब समझते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान किया। देखिए, संविधान में दिया आर्टिकल 19, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 19, ठीक है। इसमें ए, आर्टिकल 19(1) का ए क्या कहता है कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि अपनी बात कहने का, अपने मन के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार भी शामिल है। जिस तरह जंतर मंतर पे इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, वो अधिकार भी इसमें शामिल है। ठीक बात है। आगे इसके बाद ए बी सी डी अलग अलग तरह के इसमें ई तक इसमें जो है आपको मौलिक अधिकार मिल जाते हैं, जिसमें कि संगठन बनाना, ठीक है, सभा करना, वो सारी चीज़ें आप अपने पढ़ी भी है क्लासेज, अभी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस पे उचित प्रतिबंध भी है। वो किसके तहत, 19(2) के तहत। क्या प्रतिबंध है कि ये पूर्ण अधिकार नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, अब सार्वजनिक व्यवस्था को समझते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जंतर मंतर पे आप इकट्ठे हो रखे, लेकिन मेट्रो से उतरने वाले, उस जंतर मंतर के पास से निकलने वाले लोग अगर भयभीत हो रहे हैं, लोगों के साथ में आप अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर आपका जो ये 19(1) का जो अधिकार था, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया। उसकी जो लिमिटेशन है उसको आप क्रॉस कर रहे हैं। आगे राज्य की सुरक्षा, आप सोच के देखिए, पार्लियामेंट जो है हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है, उस मंदिर की तरफ आप बढ़ रहे थे, आप हिंसक होते जा रहे थे, तो क्या ड्यूटी बनती है पुलिस की? क्या ध्वस्त करने दे दिया जाता आपको? नहीं। वहां भी राज्य की सुरक्षा की बात जब आती है, तो फिर आपका ये 19(a) जो है ये कॉम्प्रोमाइज होता है। चलिए आगे, नैतिकता के हित में आप सोच के देखिए, इस तरह की गालियां सोशल मीडिया पे पब्लिकली 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 17 ईयर्स की गर्ल्स अगर देगी, क्या सीखेगा समाज? क्या बताएंगे हम हमारी आने वाली जनरेशंस को? क्या निकल के आएगा उससे? तो ये भी एक सवाल है। तो इन सब के आधार पे उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक बात है, परंतु इनका उपयोग कभी भी वेद असहमति को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। वेद असहमति यानी कि 20 लोग बैठ के पीसफुली धरना दे रहे हैं, पीसफुली अपनी बात कर रहे हैं, बहुत ही संसदीय भाषा में कह रहे हैं, कोई इशू नहीं है, उनको उनका राइट मिलना चाहिए, ठीक है। और इसी बात को लेकर न्यायाधीश जामदार ने एक टिप्पणी करी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के एक्सट्रीमेंट आदेश को निरस्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी निर्णय का विरोध करना ये किसी व्यक्ति को दंडित करने का आधार नहीं हो सकता। सरकार ने कोई निर्णय लिया, आपको नहीं पसंद आ रहा, आप उसका विरोध करेंगे, सिर्फ इसके आधार पे आप किसी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो फिर लोकतंत्र अपनी स्वतंत्रता खो देगा, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें आपको बैलेंस ये समझ में आया होगा कि संविधान ने किस तरह की, और फिर गांधी की बात यहाँ की जाती है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, कि किस तरह गांधी ने इतने बड़े सत्याग्रह किए, ठीक है। 1919 का असहयोग आंदोलन, 1932 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन जो है उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसात्मक जो आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन किया 1919 का, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 का, ये अपने आप में बहुत एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन इनके मूल में क्या है? मूल में है अहिंसा। अगर आप फिर हिंसा करते हैं,
या इस तरह के तत्व आपके इसमें शामिल हो जाते हैं, तो फिर आपका जो आंदोलन है वो अपनी नैतिकता खो देता है। नैतिकता क्या करता है? खो देता है। तो फिर उस बात का कोई यूज नहीं रह जाता। ठीक है। एक एरिका चेनवेथ है, उन्होंने एक शोध किया है बेसिकली इसी डेमोक्रेसी पे। उन्होंने कहा है कि अहिंसक जो आंदोलन है, यानी कि बिना हिंसा वाला, विदाउट हिंसा, उसके सफल होने के चांसेस 2 गुना है हिंसा वाले के बजाय। तो हमेशा आंदोलन क्या अहिंसक ही होना चाहिए। अगर किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन में 3.5% लोग अगर शामिल हो गए तो वो कभी इतिहास में असफल हुआ ही नहीं है। ठीक है। वो लोकतंत्र में सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। क्या? आंदोलन। सेफ्टी वॉल्व का मतलब है कि लोगों का गुस्सा जो है वो बाहर निकलता है। जब अपनी बात कहते हैं, कोई मंच मिलता है बात करने के लिए, तो लोगों को उससे रिलीफ महसूस होता है। ठीक है। तो धरना, मोर्चा, पदयात्रा, जनसभाएं, ये सभी सामाजिक असंतोष को हिंसा में बदलने से रोकते हैं, इसलिए इनको सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। ठीक है। लेकिन फिर वही जरूरी बात कि संतुलन होना बहुत जरूरी है। क्या चुनौतियां हैं असहमति के खिलाफ? देखिए, कठोर पुलिस की जो कार्रवाई हो जाती है वो गलत है। अगर विरोध शांतिपूर्ण है, सही बात, असंगत बल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर लाठी से काम चल सकता है तो लाठी यूज होनी चाहिए, बुलेट यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बट उसमें बहुत सारे एंगल होते हैं। आजकल एक और प्रॉब्लम है, हमारे पास जो वीडियो आता है, हमारे तक पहुंचता है, वो सिर्फ स्टोरी का एक एंगल होता है। ठीक है। सिर्फ एक एंगल होता है, एक एंगल होता है, उसका दूसरा पहलू हमें नहीं पता होता। तो उस तरह के हिसाब से हम जजमेंटल नहीं हो सकते। धारा 144 का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। असहमति को राष्ट्र का विरोध या कानून व्यवस्था के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है। आगे क्या? संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध लोगों को करने देना चाहिए। ठीक है। निष्पक्ष पुलिस प्रशासन जो है वो निष्पक्ष होकर काम करे, राजनीतिक दबाव में काम नहीं करे। हमेशा जो है सरकार और नागरिकों के बीच में क्या संवाद होना चाहिए, टॉक होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, है ना। और हिंसक और अहिंसक विरोध में जो है स्पष्ट अंतर होना चाहिए। ये तमाम बातें जो है हमने इससे जुड़े हुए टॉपिक से डिस्कस करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही हो, इससे आपकी थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई हो, थोड़ा आपका सोचने समझने का नजरिया बेहतर हुआ हो। ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए। जय।